अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन, और सुनाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सर्दी तो खूब पड़ रही है। आइए आज हम एक अहम मौजू पर, कौमी मसले पर गुफ्तगू करते हैं, जो आजकल बहुत सारी ये बहस भी छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम होना चाहिए, और सदारती निज़ाम के बारे में ख़ास तौर पर आजकल एक मुहिम चली हुई है। इसके बारे में आज बात करते हैं कि सदारती निज़ाम क्या है, ये पार्लिमानी जो निज़ाम है उससे कैसे बेहतर है, हमारी सियासी पार्टियां क्यों सदारती निज़ाम की मुखालिफ हैं, और मुल्क में सदारती निज़ाम को नाफिज करने का तरीका कार क्या है। क्या ये एक कामयाब निज़ाम है? पार्लिमानी निज़ाम हमारे मुल्क में कामयाब क्यों नहीं है? इन सब सवालों का जानने के लिए आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है। ये जो पाकिस्तान में मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है, ये पाकिस्तान को बरतानवी हुक्मरानों से विरसे में मिला, क्योंकि बरतानिया में भी यही निज़ाम नाफिज है। ये निज़ाम बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे चंद ममालिक में बेहतर है, और वो भी इसलिए कि इन खुशहाल ममालिक में जो शरह खानगी है वो 100% से भी ज़्यादा है, 100% है। कौम अच्छे बुरे की तमीज़ भी रखती है, इखलाकियात के मेयार भी बहुत बुलंद हैं, और सही मानों में वहाँ इंसानियत की कदर और हक़ राय दही का इस्तेमाल है। सियासी जमातें वार्ड लेवल से लेकर मरकजी सतह तक मुनज़्ज़म हैं, और इन जमातों के मेंबरान पार्टी के मंशूर और पार्टी के अहदेदारों के चुनाव में कुलीदी रोल अदा करते हैं। लोग अपने मसाइल और ज़रूरियात को सामने रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात मुनज़्ज़म नहीं। शरह खानगी हकीकी मानों में 25% से भी कम है, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान में हक़ राय दही की बुनियाद ज़ात, बरादरी, कौमियत, वडेरा शाही या मजहबी फ़िरका बंदी की बुनियादों पर होती है। लोगों के मसाइल से सियासी जमातों के मंशूर का दूर का भी वास्ता नहीं होता। पाकिस्तान में इस निज़ाम को हमने 1956 के आइन और चंद तब्दीलियों के साथ 1973 के आइन की सूरत में इसके तजर्बे किए, लेकिन नताइज हमारे सामने हैं। क्या हमें पाकिस्तान से अवाम को सियासी इंसाफ से इनकार किया गया? वो इन सियासी जमातों के ज़ेरे इक़्तिदार थे जिन्हें मकबूल वोटों का 51% से भी कम मिला। बरसरे इक़्तिदार पार्टियों ने 2008, 2013 और 2018 में बिल तरतीब 25.6%, 32.7% और 31.8% वोट हासिल किए। मजीद पार्लिमानी निज़ाम में हम कानून साजों का इंतखाब करते हैं, लेकिन वो एग्जेक्टिव भी बन जाते हैं। दर हकीकत पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत ब्लैक मेलिंग का दूसरा नाम बन चुका है, जो अवाम की बजाय सिर्फ अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। पाकिस्तान इस गले सड़े निज़ाम का अब मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील किया जाना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। सदर बराह रास्त कौम के वोटों से मुंतखब हो, जिसे अपनी काबिलियत की वजह से मुंतखब किया जाए, और वो अपनी काबीना को भी काबिलियत की बुनियाद पर ही मुंतखब करे। जो मुल्क में टेक्नोक्रेट्स हैं, इनमें से मुंतखब करने का उसे हक हासिल हो। काबीना सदर, और सदर जो है वो पार्लियामेंट को जवाबदेह हो। मजबूत बल्दियाती निज़ाम के तहत ज़िली हुकूमतें, मेयर्स, जनरल कौंसलर्स बाइख्तियार होंगे। गैर ज़रूरी अखराजात और प्रोटोकॉल का खात्मा होगा, और इलाकाई तरक्की से मुल्क तरक्की करेगा। मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इंतखाबात हों, ताकि इलेक्टेबल्स की ब्लैक मेलिंग का खात्मा हो। पढ़े लिखे और काबिल लोग सामने आ सकें। इस वक्त इलेक्टेबल्स ही हर हुकूमत की मजबूरी बनी हुई है, जो अपनी शराइत मनाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालते हैं। अपनी मर्जी का डीसी, अपनी मर्जी का एसी, और अपनी मर्जी का अपने हल्के में एसएचओ तक, डीएसपी तक लगवाते हैं। इसलिए इनके जो दबाव से बचने के लिए हमें अपने मुल्क का निज़ाम बदलना पड़ेगा। और काबीना जो है सदर, और सदर जो है पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा।
मजबूत बलदियाती निज़ाम के तहत ज़िली हुकूमतें मेयर्स जनरल कौंसलर बाइख्तियार होंगे। गैर ज़रूरी अखराजात और प्रोटोकॉल का खात्मा होगा और इलाकाई तरक्की से मुल्क तरक्की करेगा। मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इंतखाबात हो ताकि इलेक्टेबल्स की ब्लैक मेलिंग का खात्मा हो, पढ़े लिखे और काबिल लोग सामने आ सकें। जो पार्टी 10% से कम वोट ले, ऐसी इलाकाई जमातों पर पाबंदी लगा दी जाए ताकि चंद कौमी जमातों से इंतखाबी अमल में इस्तेहकाम आएगा। जबकि सदारती निज़ाम में लोग खूबियों की बुनियाद पर कानून साज और एग्जेक्टिव्स अलहदा मुंतखब करते हैं। पार्लिमानी निज़ाम ने पाकिस्तानी मुआशरे को जुबान और मजहबी फिरकों में तकसीम करके पोलराइजेशन की हौसला अफजाई की, जबकि सदारती निज़ाम में किसी भी सूबे से ताल्लुक रखने वाले किसी फर्द को अपनी खूबियों की बुनियाद पर अवामी वोट हासिल करने का मौका मिलता है, जिससे पोलराइजेशन का खात्मा होगा। पार्लियामेंट में तकरीबन 25% खुसूसी नशिस्तें दर हकीकत कानूनी करप्शन है, जिससे कौम को सियासी इंसाफ से इनकार किया गया है, जबकि सदारती निज़ाम में पार्लियामेंट में कोई मखसूस नशिस्तें नहीं होंगी। 1973 के आइन के तहत अब तक 10 इंतखाबात का इनेकाद हो चुका है, मगर इन खराबियों का अजाला नहीं किया गया। दुनिया के 82% ममालिक में सदारती निज़ाम कामयाबी से चल रहा है। बेशतर आलमी रहनुमा बशमूल अमरीकी सदर जो बाइडन, चीनी सदर शी चिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर इब्राहिम राइसी वगैरह अपने ममालिक में सदर के ताकतवर ओहदे की नुमाइंदगी करते हैं। दर हकीकत सुपर पावर अमेरिका को सदारती निज़ाम की एक कामयाब मिसाल करार दिया जा सकता है, जहां एक मुंतखब सदर अवामी हमायत की बदौलत मुकम्मल इख्तियारात का हामिल होता है। अमरीका, ईरान, लातीनी अमरीकी ममालिक बशमूल मैक्सिको, कोस्टारिका, चिली, ब्राज़ील, पनामा और जनूबी सूडान, घाना, नाइजीरिया समेत मुतअद्दिद अफ्रीकी ममालिक में मुकम्मल इख्तियारात सदर के पास हैं। कम अज़ कम एशिया की हद तक तो ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि यहाँ इन्हीं ममालिक ने इक़्तिसादी तरक्की की है जिनका निज़ाम हुकूमत सदारती और तर्ज हुक्मरानी कानून के मुताबिक था। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वह इंसाफ मुहैया नहीं हो सकता। और जब इंसाफ मुहैया नहीं होगा तो फिर मुल्क में अनारकी फैलेगी, और जहां इंसाफ ना हो वहां कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा तश्कील नहीं पा सकता। इसलिए कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए एक अदारे के तौर पर आज़ाद अदलिया का वजूद लाजिम व मलजूम बन जाता है। ज़रूरी है कि निज़ाम हुकूमत सदारती हो। कानून साजी पार्लियामेंट का काम और इसकी तशरीह और तौज़ी का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को सियासी इंसाफ नहीं मिल रहा, जिसके नतीजे में इन्हें मुआशी और मुआशरती इंसाफ से भी महरूम रखा जा रहा है। मुल्क बहरानी कैफियत में है। हमारा सबसे बड़ा मसला मईशत का बुरा हाल है। अब तो मईशत को कौमी सलामती पॉलिसी का लाजमी हिस्सा भी करार दिया जा चुका है। कौमी सलामती का तकाजा है कि हर सूरत मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के साथ मईशत भी मजबूत हो। अवाम या मुल्क को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्क में डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म, सोशलिज्म या बादशाहत हो। अवाम को फ़र्क पड़ता है सियासी, मुआशी और मुआशरती इंसाफ व हकूक़ की पासदारी हो, कानून की बालादस्ती और मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में सदारती निज़ाम को इस बिना पर तरजीह दी जाती है कि यह दीगर निज़ाम हाय हुकूमत की निस्बत मुस्तहकम समझा जाता है और हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखना आसान होता है। हमारे मुल्क की पार्लियामानी सियासत में अवाम की फलाह व बहबूद से ज़्यादा हुकूमत बचाने पर तवज्जो दी जाती है। इस मुल्क में अगर कोई थोड़ा बहुत तरक्याती काम हुआ है तो वो सदर अयूब के सदारती दौर में ही हुआ है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम ज़रा भर भी कामयाब नहीं रहा, जिसने हर हुकूमत को करप्शन पर माइल और अरकान असम्बली के मफादात को अवामी मफादात पर तरजीह देने पर मजबूर किया। पार्लियामानी निज़ाम की गालबन सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि सारे वज़रा असम्बली से लिए जाते हैं, चाहे उनमें सलाहियत हो या ना हो। इसके बरअक्स अमेरिका में सदारती निज़ाम है और वहाँ कोई वज़ीर कांग्रेस या सेनेट का रुकन नहीं होता और सदर को ये मौका
حاصل ہوتا ہے کہ وہ ملک بھر سے بہترین اشخاص کو چن کر اپنی کابینہ میں شامل کرے اور یہ کابینہ اپنی مہارت سے اچھے منصوبے بنائے اور ان پر عمل بھی کرے۔ صدر ایوب کے زمانے میں یہی قانون تھا، کابینہ پارلیمنٹ سے نہیں آئی تھی۔ ایوب خان کے صدارتی دور میں جی ڈی پی میں 11% سالانہ تک اضافہ ہوا۔ اب یہ دیکھتے جائیں، جن کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں ان کے دور میں ترقی کا کیا معیار تھا، اور جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں ان کے دور میں کیا تھا۔ اور اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں 9% اور جنرل مشرف کے دور میں 9.9% تک رہی۔ دوسری طرف پارلیمانی نظام میں بے نظیر کے پہلے دور میں یہ شرح 5.7%، دوسرے دور میں 4.5%، یعنی مزید کم ہو گئی، اور آصف زرداری کے دور میں 2% تھی۔ نواز شریف کے پہلے دور میں جی ڈی پی 4.7% سے بڑھا، اور ان کے دوسرے دور میں یہ شرح کم ہو کر صرف 4% سے بھی کم ہو گئی، اور موجودہ دور تو آپ سب کے سامنے ہے۔ قومی سلامتی پالیسی کے تحت اقتصادی ترقی صرف ایک مضبوط حکومت ہی لا سکتی ہے، جو منصوبہ سازی کرے اور ان پر عمل بھی کرا سکے، جو اپنی کابینہ پارلیمنٹ میں موجود نااہلوں کو لینے پر مجبور نہ ہو۔ اس صدارتی نظام میں ارکان اسمبلی صرف قانون سازی کرنے تک محدود ہوتے ہیں، حکومت کرنے میں عملاً ان کا کوئی بھی کردار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ صدر پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے کسی بھی دانشور، باصلاحیت، تجربہ کار اور اہل شخص کو وزیر بنا کر رزلٹ لے سکتا ہے۔ کوریا، سنگاپور، ملائیشیا اور انڈونیشیا سمیت کئی ممالک کے معاشی حالات پاکستان سے بھی بدتر تھے، لیکن انہوں نے نظام بدل کر اور طویل مدتی پالیسیاں ترتیب دے کر اپنی نسلوں کی تقدیر بدل ڈالی۔ ترک حکمران طیب اردگان نے حال ہی میں صدارتی نظام حکومت اپنانے کے لیے ریفرنڈم کروایا تاکہ وہ زیادہ طاقتور ہو کر ملک کو ترقی کی راہ پر بہتر طریقے سے گامزن کر سکے۔ پاکستان میں بھی اسی نوعیت کا ریفرنڈم کرایا جا سکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 6 یعنی 48 کی شق نمبر 6 کے تحت وزیر اعظم کو چاہیے کہ ریفرنڈم کے لیے معاملہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں رکھیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس آئین میں ایسا کوئی اختیار نہیں کہ سیاسی نظام کی تبدیلی کا وہ حکم دے سکے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موجودہ اسمبلیوں کو تحلیل کر کے ایک عبوری حکومت بنائی جائے جو قومی سطح پر آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرے۔ 6 ماہ میں یہ آئین ساز اسمبلی نیا دستور بنائے اور تحلیل ہو جائے۔ وہی عبوری حکومت نئے دستور کے تحت صدارتی انتخاب کروائے اور دیگر لوازمات بھی پورے کیے جائیں۔ مگر سوال ہے کہ پاکستان کا طاقتور سیاسی ٹولہ یہاں صدارتی نظام حکومت کیوں رائج ہونے دے گا؟ کیونکہ ان کے مفادات ہی سارے پارلیمانی نظام سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں ان کی مرضی کا ڈی سی لگتا ہے، ان کی مرضی کا اے سی لگتا ہے، ان کی مرضی کا ایس ایچ او، ان کی مرضی کا ایس پی، اور سب کچھ ان کی مرضی کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ پٹواری بھی ان کی مرضی کا ہوتا ہے، جو یقیناً ان کی سیاسی موت ہوگی اگر ان کی مرضی سے کوئی ایسے لوگ نہیں لگیں گے۔ تو ڈکٹیٹرشپ کو ہم کسی صورت سیاسی یعنی حقیقی صدارتی نظام نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر سویلین اور فوجی حکومتوں کے ریکارڈ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ فوجی ڈکٹیٹرشپ میں بھی ملک نے ہمیشہ ترقی کی، جبکہ صدارتی نظام تو ایک جمہوری نظام ہے جس میں عوام ملک کا صدر منتخب کرتے ہیں۔ اب ملک میں صدارتی نظام کیسے لایا جا سکتا ہے، اس پر غور و فکر ضروری ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ اور سینٹ تو یہ تبدیلی لانے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس طرح قومی سلامتی اور معاشی خوشحالی کی ضرورت کے عین مطابق ایک بہتر سیاسی نظام لائیں گے۔ اور ناظرین، اس کے لیے عوام کے پاس اب کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ عوام کو یاد ہوگا، ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی، جرنلسٹ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک شخص ہے جس کے اندر صلاحیت بھی ہے اور وہ صلاحیت کو بروئے کار لانا بھی چاہتا ہے، نہ اس کو کسی سیٹ کی طلب ہے نہ کسی چیز کی، اور اس نے پاکستان کی تاریخ کے 2 عظیم ترین دھرنے بھی دیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اصل دھرنا تو تھا ہی اسی کی پارٹی کا، اور آپ سب یہ جان گئے ہوں گے کہ اس شخص کا نام ڈاکٹر قادری ہے۔ اور ڈاکٹر قادری نے جو کام کیا، انہوں نے ہر چیز کا ہوم ورک مکمل کر رکھا ہے،
اور صرف عوام ان کا ساتھ دے اور ان کے ساتھ نکلے تو انشاءاللہ وہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اس ملک کو ایسا نظام دیں گے کہ پاکستان پوری دنیا میں ایک عظیم مملکت کے طور پر ابھرے گا اور ایسا ملک بنے گا کہ جو دوسروں کی امداد کرنے والا ہے، نہ کہ دوسروں کے آگے کشکول اٹھا کے بھیک مانگنے والا. اور اس کے لیے ایک مخلص لیڈر ہی کام کر سکتا ہے. اس لیے آپ سب سے لوگوں سے التماس ہے، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کریں تاکہ اس ملک کے فرسودہ نظام کو ہم اکھاڑ کر پھینک سکیں.